हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे परीक्षा वाणी का जो 6वां अध्याय है उसका सेकंड पार्ट है हमारा। अगर आपने अभी तक पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है जिसमें हमने जो 16वीं वन रिपोर्ट है उसके अलावा काफ़ी सारी बातें थी जिसके अंदर हमने करी थी, अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है और जो बाकी के प्रीवियस पार्ट हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज इसका सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का और इसमें हम बात करेंगे जो पहले वन संबंधी महत्वपूर्ण आंदोलन है उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान जो वन्यजीव विहार है और वन संरक्षित क्षेत्र हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एंड में कुछ वन लाइनर्स हैं जिनको भी हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले जो टॉपिक है आज का हमारा वो है वन संबंधी आंदोलन। देखिए वन संबंधी आंदोलन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमको पढ़ना है रवाई आंदोलन के बारे में। देखिए ये था क्या और इससे क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आगे एग्जाम आने वाले हैं। आपको पता है कनिष्ठ सहायक का भी एग्जाम होना है, वीडियो वीपीडीओ काफ़ी सारे एग्जाम हैं। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रवाई आंदोलन ये टिहरी में चला था, टिहरी रियासत के अंदर। ठीक है, इस समय जो टिहरी का नरेश था वो था नरेंद्र शाह। ठीक है, और इस समय इसका जो मेन मुद्दा था यानी कि मेन कारण था जो इस कानून का, इस आंदोलन का, वो था जो नया कानून आया था। ठीक है, नया वन कानून आया था टिहरी रियासत के अंदर जिसमें ये कहा गया कि जो किसानों की भूमि है उसको भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी किसान की भूमि है और अगर वो राज्य सरकार को पसंद आती है तो राज्य सरकार उसको वन भूमि भी घोषित कर सकती है। ठीक है, तो ये इसमें कानून में कहा गया, तो जिसके खिलाफ पूरे रियासत के अंदर विद्रोह हुआ, विरोध हुआ और 30 मई 1930 को जो लोग थे अपना विरोध करने के लिए बैठक वहाँ पर चल रही थी। एक जगह थी टिहरी के अंदर तिलाड़ी मैदान। ठीक है, तो तिलाड़ी मैदान के अंदर वो सभी लोग बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर पहुँचता है टिहरी रियासत का दीवान चक्रधर जोयाल, जो कि उनके ऊपर गोलियां चलवा देता है। ये जो घटना होती है ये होती है 30 मई 1930 को। ठीक है, इसीलिए जो रवाई क्षेत्र है या जो तिलाड़ी मैदान के आसपास का क्षेत्र है वहाँ पर 30 मई को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको पूछा जाएगा कि टिहरी के रवाई क्षेत्र में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। ठीक है, इसको तिलाड़ी कांड क्यों कहा गया? क्योंकि तिलाड़ी मैदान में हुआ था। ठीक है, रवाई आंदोलन क्यों रवाई क्षेत्र में हुआ था? टिहरी में जो आता है, ठीक है, टिहरी में और काफ़ी जो अन्य जनपदों में भी फैला है थोड़ा बहुत। तो तिलाड़ी मैदान अगर आपको प्रश्न बने कि अभी वर्तमान में कहाँ है, क्योंकि देखिए तिलाड़ी उस समय तो टिहरी के अंदर था तिलाड़ी मैदान, अगर बनता है वर्तमान में ये कहाँ है तो वर्तमान में ये उत्तरकाशी में है। ठीक है, और कई बार नदी भी पूछ ली जाती है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो ये यमुना नदी के तट पर है। दो प्रश्न और बनते हैं। पहला, उत्तराखंड का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तो तिलाड़ी मैदान को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। दूसरा, उत्तराखंड का जनरल डायर किसको बोला जाता है? इसी को बोला जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी पेपर में बनता है कि जिस समय तिलाड़ी कांड हुआ उस समय टिहरी के नरेश कहाँ थे? तो उस समय नरेंद्र शाह टिहरी में नहीं थे बल्कि भारत में ही नहीं थे, ये उस समय ब्रिटेन की यात्रा पर थे। यह आपको ध्यान में रखना है, नरेंद्र शाह उस समय कहाँ थे? ब्रिटेन की यात्रा में थे। ठीक है, दूसरा आंदोलन है चिपको आंदोलन। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। देखिए उस समय क्या हुआ, 1972 के आसपास वनों की अंधाधुंध कटाई वहाँ पर शुरू हो गई। आपको प्रश्न बन सकता है किस वर्ष वनों की अंधाधुंध कटाई की शुरुआत की गई? वो किया गया 1972 से। तो जैसे ये कटाई चल रही थी 1972 गया, 73 गया, 74 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई। किसका नेतृत्व में? गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है, तो गौरा देवी इसके लीडर थी, इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। इसके अंदर क्या होता था, जो गांव की महिलाएं थी वो पेड़ों से सारे चिपक गई थी। ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। शुरुआत पूछेगा तो 1974 में रेणीगांव चमोली से। ठीक है, नारा क्या दिया था? देखिए 1977 में जब ये आंदोलन चला, फिर 1977 में इसी आंदोलन से एक नारा निकला जिसका नाम था क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो आपको डायरेक्टली ये नारा वहाँ पर दे सकते हैं पेपर में और आपको पूछेगा ये किस आंदोलन से संबंधित नारा है। ठीक है, तो ये नारा किस आंदोलन से संबंधित है? चिपको आंदोलन से ये संबंधित है। देखिए हमने पढ़ा चिपको आंदोलन शुरुआत किसने की थी? गौरा देवी ने करी 1974 में। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि चिपको आंदोलन को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वो जाता है दो व्यक्तियों को, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है, इन दोनों को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने चिपको आंदोलन को विश्व भर में प्रसिद्ध कर दिया था। काफ़ी इसको इन्होंने ऊंचे लेवल पर ये लेकर गए। ठीक है,
हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये प्रश्न भी बनता है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, और चंडी प्रसाद भट्ट को इस आंदोलन के लिए या पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान देने के लिए चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली साल पूछा जा सकता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? 1982 में। ठीक है, ये जो पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिर किस देश के द्वारा दिया जाता है, वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, रैमन मैग्सेसे। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है उत्तराखंड के, ये भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। पहले तो चंडी प्रसाद भट्ट हैं, दूसरे व्यक्ति उनको 2009 में मिला था। ठीक है, किसको मिला था ये आप मुझे कमेंट में बताएं और उनका उपनाम क्या है। ठीक है, अब है अगला हमारा आंदोलन, वो है 1977 का वन आंदोलन। ठीक है, 1977 में वन आंदोलन, आपको डायरेक्टली यहाँ से केवल एक प्रश्न बनता है कि वनों की नीलामी के खिलाफ वन आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 1977 में। ठीक है, तो वनों की नीलामी के खिलाफ था, जो गाँव वाले थे वो उनकी नीलामी के खिलाफ थे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के कारण क्या हुआ, नैनीताल में एक हॉल था शैले हॉल, इसको आंदोलनकारी जो थे उन्होंने इसको जला दिया था। ठीक है, और जब ये बड़ी कार्रवाई उन्होंने करी उसके बाद कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में फरवरी 1978 को उत्तराखंड बंद किया गया था। ठीक है, और ऐसा बोला जाता है कि ये उत्तराखंड को पहली बार ये था कि जब उत्तराखंड बंद हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो वन नीलामी के विरोध में आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? 1977 में। इन्होंने कौन सा हॉल जला दिया था? नैनीताल का शैले हॉल। ठीक है, अगला है डूंगी पैंतोली आंदोलन। तो देखिए, डूंगी पैंतोली आंदोलन जो था ये चला कहाँ था? ये चमोली में चला था और बांज के वृक्ष काटे जाने के विरोध में ये चला था। ठीक है, उस समय सरकार ने बांज के वृक्ष काटे जाने के विरोध जो थे वो आदेश दे दिए थे, तो उसी के खिलाफ ये आंदोलन चला। ये आपको ध्यान में रखना है। तो डूंगी पैंतोली आंदोलन किससे संबंधित है? बांज वृक्षों के कटान से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और कहाँ चला था? चमोली क्षेत्र में। अगला है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पानी से संबंधित है, और पानी से संबंधित है तो पानी की अधिकता के लिए तो होगा नहीं, पानी की कमी के लिए है ये। ठीक है, उससे संबंधित है। तो पानी की कमी को दूर करने के लिए एक आंदोलन चलाया गया था, पानी राखो आंदोलन। ठीक है, कहाँ चलाया गया था? उफरैखाल गांव जो कि पौड़ी गढ़वाल में आता है। और इस जो आंदोलन थे इसका नेतृत्व किया था सच्चिदानंद भारती ने। ठीक है, इनके नेतृत्व में यहाँ के युवाओं ने यह आंदोलन चलाया था। तो इसका नेतृत्व किसको माना जाएगा? सच्चिदानंद भारती को। ठीक है, और इन्होंने ही फिर दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन किया था। तो ये प्रश्न भी आपको बन सकता है। पहला, पानी राखो आंदोलन किस गांव में चलाया गया? उफरैखाल गांव पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, दूसरा, इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सच्चिदानंद भारती। तीसरा प्रश्न, दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने करी थी? सच्चिदानंद भारती ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में शुरू हुआ, चलाया गया, और भिलंगना क्षेत्र में इसको चलाया गया था, या भिलंग घाटी में इसको चलाया गया, भिलंगना क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, आपको पूछेगा रक्षा सूत्र आंदोलन कहाँ चलाया गया था? ये चलाया गया था टिहरी के अंदर। ठीक है, और किसने चलाया था? सुरेश भाई के द्वारा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसका नारा था, ये नारा भी पेपर में पूछा जा सकता है, शायद पूरा नारा ना दे लेकिन 2 नारे दे सकता है, कि 2 लाइनें दे सकता है या 3 लाइनें दे सकता है। ठीक है, नारा भी आपको ध्यान में रखना है, नारे काफी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, नारा किस आंदोलन से संबंधित है? डायरेक्टली ऐसा पूछा जाएगा। तो रक्षा सूत्र आंदोलन से ये नारा समर्पित है, जो कि 1994 में टिहरी के भिलंग क्षेत्र में चलाया गया। किसके द्वारा? सुरेश भाई के द्वारा। इसके आंदोलन में इन्होंने क्या करा? पेड़ों में रक्षा सूत्र ये बांधते थे, जो धागा होता है ना वो बांधते थे वहां पर। ठीक है, अब है झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन ये कब चलाया गया था? तो ये 1988-87 के टाइम पे इसको चलाया गया था। क्यों चलाया गया? देखिए, जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, इसका प्रबंधन ग्रामीणों को देने हेतु इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा किस राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन हेतु झपटो छीनो आंदोलन चलाया गया था? वो था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। कब? 1988 से इन्होंने 21 जून 1988 से धरना शुरू किया, और 21 जून से इन्होंने धरने पे बैठे, और 15 जुलाई को ये सभी ने क्या कर दिया? अपने अपने जानवरों के साथ ये राष्ट्रीय उद्यान में घुस गए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब घुसे थे? 15 जुलाई 1988 को। अगर आप इसको लिंक करके देखें तो देखिए, नंदा देवी नेशनल पार्क जो है, इसका बाद में क्या हुआ?
88 में जय मंडल घोषित का बनाया गया था इसको, ठीक है, आपको ध्यान होगा जय मंडल, आगे हम आगे पढ़ेंगे जय मंडल बना। तो नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में इन्होंने क्या कराया कि जो ग्रामीण लोग थे उनको कोई भी जानवर था उसको लेने से वो मना कर रहे थे, यानी कि उसके अंदर वो जाएगा नहीं, उनके जानवर वहाँ पे जाएंगे नहीं। तो इसीलिए ग्रामीणों ने क्या करा, अपने अपने जानवर लेके वो वहाँ पर घुस गए थे, उनके लिए वहाँ पर मनाही कर दी थी। तो इसीलिए वो प्रबंधन जो था वो अपने हाथों में लेना चाहते थे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में और डिटेल में। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो झप्टो चिनो आंदोलन हुआ था किस राष्ट्रीय उद्यान के लिए हुआ था, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ठीक है। अगला है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन आपको पता है कि शादी के टाइम पर क्या होता है कि जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं वो एक पेड़ की वहाँ पर रोपाई करते हैं, पेड़ लगाते हैं वहाँ पर, जिसके बाद लड़की के जो मायके वाले होते हैं वो उसका ध्यान रखते हैं। तो उसी आंदोलन को कहा जाता है मैती आंदोलन और इसका जनक माना जाता है कल्याण सिंह रावत को, ठीक है। कल्याण सिंह रावत ग्वालदम इंटर कॉलेज में जब इन्होंने देखा कि कुछ लड़कियाँ पेड़ों का अच्छे से ख्याल रख रही हैं 1996 में, ठीक है, तो इन्होंने फिर इस आंदोलन की शुरुआत करी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैती आंदोलन से संबंधित किसका है, कल्याण सिंह रावत, और इनका नाम भी है कल्याण सिंह रावत और फिर आता है मैती, ठीक है। अब कुछ वन संबंधित तथ्य हैं उनको जान लेते हैं, ठीक है। और आखिर में कुछ वन लाइनर्स भी हैं जो अगर इस टॉपिक में फिट नहीं हो पाए, मैंने उनको वन लाइनर के फॉर्म में लिखा है ताकि कोई भी बात यहाँ पर छूट ना जाए, ठीक है। सबसे पहला है मिश्रित वन खेती मॉडल। तो मिश्रित वन खेती मॉडल इसको किसने तैयार किया था, किसने विकसित किया था, इसको किया था जगत सिंह चौधरी जंगली ने, ठीक है। किस जनपद से ये संबंधित है, तो रुद्रप्रयाग से ये संबंधित है। आपको प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं। पहला, मिश्रित वन खेती मॉडल किसने तैयार किया, जगत सिंह चौधरी जंगली ने। दूसरा, इनमें से किसका उपनाम जंगली है, तो कौन है, जगत सिंह चौधरी जंगली। तीसरा प्रश्न, ये किस जनपद से हैं, रुद्रप्रयाग से ये संबंधित हैं। और इनको आर्यभट्ट सम्मान कब दिया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में पूछा गया है। आर्यभट्ट सम्मान इनको 2006 में मिला था, ठीक है, तो पेपर में ये आ सकता है। अगला है वृक्ष मानव। उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको बोला जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को बोला जाता है वृक्ष मानव, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे वृक्षारोपण किया इन्होंने, और वृक्षारोपण का ये कार्य कब से कर रहे हैं, 1949 से इन्होंने ये कार्य शुरू किया था। तो आपको पूछा जाएगा उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको बोला जाता है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की, ठीक है। इनमें भी हम देखेंगे कहाँ पे क्या बातें हैं, सारी बातों को समझेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। सब चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। अगर देखिए सबसे पहले उससे पहले हम बात करें, देखिए उत्तराखंड में जो राज्य का पहला, अगर हम बोलें कि वन्यजीव संरक्षण था, वन्यजीव संरक्षण केंद्र, वो कब बना था, 1935 में मोतीचूर जो वन्यजीव विहार था वो था, ठीक है। पहला वन संरक्षित क्षेत्र कौन सा था, मोतीचूर वन्यजीव विहार, 1935 में उसको बनाया गया था। अब अगले ही साल क्या किया गया, कॉर्बेट नेशनल पार्क को स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसके बारे में जानते हैं कब कैसे इसका नाम परिवर्तन किया गया। पहला प्रश्न बनेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, होती है 1936 में। नाम क्या होता है उस समय जब स्थापित किया जाता है, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क की जब स्थापना होती है इसका नाम क्या होता है, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम होता है। और ये भारत का पहला तो है ही, साथ ही एशिया का भी ये पहला नेशनल पार्क है। आपको कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत का पहला नेशनल पार्क का नाम बताओ या एशिया के पहले नेशनल पार्क का नाम बताओ, कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब बात कर रहे थे कि जब 36 में स्थापित हुआ तो इसका नाम ये था, लेकिन आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो इसका नाम क्या रखा गया, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे तक सारी बातें ठीक है। लेकिन 1957 में क्या हुआ, कीनिया के अंदर जिम कॉर्बेट थे, उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर उन्हीं के सम्मान में इसका नाम बदल के क्या रखा गया, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे आपको दो प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको बताए। पहला, जिम कॉर्बेट की मृत्यु कहाँ होती है, भारत में उनकी मृत्यु नहीं होती है, ना ही ब्रिटेन में, उनकी मृत्यु होती है केनिया में, ठीक है, 1957 में। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नाम जो पढ़ा ये 1957 में ही पढ़ा, ठीक है। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। कुल क्षेत्रफल की बात करें, देखिए 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 7 वन्यजीव विहार हैं। इनके आपको क्षेत्रफल याद रखना है, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 520.82 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। अगर आप पॉइंट वाला भी ना रखें तो चल जाएगा, बस मोटा मोटा याद रखें, 520 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। फैलाव कहाँ कहाँ है, तो 2 जिलों में ये फैला हुआ है, पहला पौड़ी गढ़वाल, दूसरा नैनीताल में। ज़्यादा हिस्सा कहाँ आता है, पौड़ी में आता है, 312 लगभग ये पौड़ी में है और 208 के करीब कहाँ है, नैनीताल में आता है।
अगर हम बात करें इसके प्रवेश द्वार की, तो प्रवेश द्वार कहाँ स्थित है? ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है और ढिकाला रामनगर के समीप है। इसलिए अगर कभी प्रश्न में ढिकाला ना दिया जाए तो आप रामनगर पे टिक कर सकते हैं, ठीक है, कि कॉर्बेट नेशनल उद्यान का जो ये नेशनल पार्क है इसका प्रवेश द्वार कहाँ है? रामनगर, ठीक है। अगर ढिकाला ना हो, अगर ढिकाला ऑप्शन में है तो फिर आप इसी को टिक करें, ठीक है। अगला है पाटली दून इसी के मध्य में स्थित है। आपको कई बार प्रश्न बन जाता है कि पाटली दून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में स्थित है, तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी यही है। इसको कब घोषित किया गया था पहला टाइगर रिजर्व? देखिए, जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी शुरुआत भी इसी पार्क से होती है 1 नवंबर 1973 को, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, भारत का भी पहला और उत्तराखंड का तो पहला हो गई ही जब भारत का पहला है। तो भारत का पहला टाइगर रिजर्व इसको कब घोषित किया गया? 1 नवंबर 1973 को। ये सर्वाधिक पर्यटकों वाला उद्यान है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सर्वाधिक पर्यटक होते हैं वो कौन से उद्यान में आते हैं? वो सबसे ज़्यादा इसी उद्यान में आते हैं, ठीक है। और इसी में जो बाघ हैं, टाइगर्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का भी गठन किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 2013 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ आपको इसके बारे में ध्यान में रखनी है कि इसके जो 500 मीटर तक का जो क्षेत्र है, साइलेंस जोन जिसको घोषित किया गया था, वो किस वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर जो परिधि का चारों ओर का जो क्षेत्र है उसको साइलेंट जोन घोषित किया गया था 2012 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, इसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको भी यहाँ पर क्लियर करते हुए चलेंगे, उसके बारे में जानते हुए चलेंगे कि क्या कन्फ्यूजन है। पहला बात देखिए, स्थापना बताई गई है 1980 में, लेकिन अगर आप विंसर पब्लिकेशन की बुक पढ़ें तो वहाँ पर स्थापना है 1990 में, ठीक है। और अगर आप जो घनश्याम जोशी जी की बुक है और जो बलोदी जी की बुक है उसको पढ़ें तो वहाँ पर आपको मिलेगा 1992, ठीक है। और परीक्षा वाणी में कितना दिया गया है? 1980। तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए कि परीक्षा वाणी में क्या दे रखा है? 1980। और बात करेंगे अगर हम जो कौन सी बुक है 1990 किस में दे रखा है? ये जो विंसर पब्लिकेशन है, ठीक है। विंसर पब्लिकेशन में 1990 दिया गया है। और जो घनश्याम जोशी और बलोदी की बुक है उनमें क्या दे रखा है? 1992। तो ये तीनों साल आपको याद रखना है जैसा ऑप्शन में आता है, ठीक है। बलोदी जी की और घनश्याम जोशी स्टैंडर्ड बुक है तो आप फिर 92 याद रख सकते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। अगर ऑप्शन में 92 या 90 नहीं है तो फिर आप 1980 पे टिक करें। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तरकाशी में स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 472 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और इसका संचालन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और आपको पता है राजाजी नेशनल पार्क जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो देहरादून में है। तो आपको डायरेक्टली बन गया प्रश्न, इसका संचालन कहाँ से होता है? देहरादून से। है तो उत्तरकाशी में, लेकिन ये ऑपरेट कहाँ से होता है? देहरादून से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हो गई 1982 में चमोली के अंदर। कुल क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर और मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर है इनका जोशीमठ में। तो आपको ध्यान में रखना है, देखिए नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी दोनों चमोली में है। दोनों की स्थापना 1982 में होती है और दोनों का हेडक्वार्टर जोशीमठ में है, ठीक है। बस क्षेत्रफल आपको दोनों के याद रखने हैं। चलिए क्षेत्रफल को देख लेते हैं। पहला हमने देखा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का हमने क्षेत्रफल देखा 624 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी के बारे में। फूलों की घाटी की बात करें, इसकी खोज किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने 1931 में, ठीक है। और फिर इसके ऊपर इसने एक किताब भी लिखी थी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। वो कब प्रकाशित हुई? 1937 में। इसके साथ इसका एक दोस्त भी आया था। कौन था? होल्सवर्थ, इसका एक दोस्त था, वो भी आया था। और फिर इसकी किताब जब आई 1937 में, उसके बाद एक महिला, विदेशी महिला जो थी मार्गरेट लेग, वो भी यहाँ पर आई थी फूलों का अध्ययन करने के लिए, जिसकी मृत्यु हो जाती है 1939 में, ठीक है। तो आपको पूछा जाए अगर किस विदेशी महिला की यहाँ पर मृत्यु होती है पत्थर से गिरकर? मार्गरेट लेग। या फिर दूसरा, फूलों की घाटी में किसकी कब्र स्थित है? तो मार्गरेट लेग की यहाँ पर कब्र स्थित है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। फूलों की घाटी नेशनल पार्क जब बनाया गया, ये बनाया गया 1982 को चमोली में। इसका अगर हम कुल क्षेत्रफल देखें तो 87.5 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में ये स्थित है। फूलों की घाटी कौन से पर्वतों के मध्य में स्थित है? नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में,
इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? इसको यूनेस्को की सूची में 14 जुलाई 2005 को इसको घोषित किया गया था, ठीक है। तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें फूलों की घाटी को 2005 में घोषित किया गया था, ठीक है। इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है? प्रश्न बनता है कि फूलों की घाटी के मध्य से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। और ये नदी कहाँ से आती है? ये इसको भ्यूंडार गाड़ भी बोलते हैं, ठीक है। भ्यूंडार गाड़ भी इसको कहीं कहीं पर बोला जाता है, ठीक है। कामेट पर्वत से आता है। केदारखंड में क्या नाम दिया गया है? तो देखिए फूलों की घाटी को केदारखंड, केदारखंड किसका भाग है? स्कंद पुराण। तो अगर आपको पेपर में डायरेक्टली पूछा जाए कि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या बोला गया है, तो भी आप यही नाम बताएंगे, नंदन कानन, ठीक है। और जो कालिदास हैं उनके मेघदूत में उन्होंने रचना की ना मेघदूत की, तो इसमें क्या नाम दिया गया है? फूलों की घाटी को अलका नाम से इसको बोला गया है, ठीक है। और अन्य कौन कौन से नाम हैं फूलों की घाटी के, उनको भी देख लेते हैं। पहला है गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, ठीक है। फ्रैंक स्माइथ घाटी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभी नाम किसके हैं? ये सभी नाम है फूलों की घाटी के, ठीक है। अन्य नाम ये गंधमादन हो गया, बैकुंठ हो गया, भ्यूंडार हो गया और फ्रैंक स्माइथ घाटी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। हेडक्वार्टर ये जोशीमठ में स्थित है। अगला है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। काफ़ी महत्वपूर्ण है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना होती है 1983 को। किस किस जनपद में ये फैला हुआ है? तो यह देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में फैला हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? देहरादून में। 3 जनपदों में है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि इसका मुख्यालय देहरादून में होगा। क्षेत्रफल हमने बात करी 820, लगभग 820 ही मान के चलिए, 820 वर्ग किलोमीटर है। पूरा एग्जैक्ट आप याद रख सकते हैं, 820.42 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। हेडक्वार्टर की बात करें तो हम पढ़ चुके हैं, देहरादून इसका हेडक्वार्टर है। और 2015 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। तो राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन था? जिम कॉर्बेट। और दूसरा कौन है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसको कब घोषित किया? 2015 में, ठीक है। हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्थापना होती है 1989 में उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल की बात करें तो 2390 वर्ग किलोमीटर, 2390 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा? गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों का बड़े से छोटे के क्रम में, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, क्योंकि क्रम भी पूछे जा सकता है, ठीक है। सबसे बड़े की बात करें तो फिर है गंगोत्री है सबसे बड़ा, उसके बाद आता है राजाजी, फिर नंदा देवी, कॉर्बेट, गोविंद और फूलों की घाटी। तो ये क्रम है। सबसे बड़ा कौन है? गंगोत्री। और सबसे छोटा कौन है? फूलों की घाटी। अब देखते हैं कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सभी को देखेंगे वन्यजीव अभयारण्यों में। देखिए सबसे पहला आता है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना होती है 1955 में। ये उत्तरकाशी में स्थित है। कुल क्षेत्रफल की बात करें 485 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है, वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। देखिए उत्तरकाशी के अंदर जितने भी, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वन्यजीव विहार हो, सारे के सारे किसके लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए, ठीक है। तो ये कोई अलग से पॉइंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, स्थापना कब हुई? 1925 में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। क्षेत्रफल कितना है? 485, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं केदारनाथ वन्यजीव विहार। केदारनाथ वन्यजीव विहार ये चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों में फैला हुआ है। 1972 में इसकी स्थापना होती है। वर्ग किलोमीटर में इसका अगर एरिया देखें तो 957 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है उत्तराखंड की? केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है। कहाँ स्थित है? देखिए अगर आपको ऑप्शन में दोनों ना दे साथ में, कि चमोली ना दे, चमोली और रुद्रप्रयाग साथ में ना दे, तो फिर आप पहले चमोली पे टिक करें। अगर चमोली ना हो फिर आप रुद्रप्रयाग पे जाएं। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दोनों दे देता है फिर आप पहले चमोली पे ही जाएं, और एक साथ देता है तो फिर एक साथ पे ही टिक करें, ठीक है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि क्यों प्रसिद्ध है ये केदारनाथ वन्यजीव विहार? कस्तूरी मृग के लिए, ठीक है। तो कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला है आस्कोट वन्यजीव विहार। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 1986 को होती है पिथौरागढ़ में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 600 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग वाला जो विहार है वो कौन सा है? वो है आस्कोट वन्यजीव विहार। ये आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं पर आपको 600 वर्ग किलोमीटर ना मिलकर 599.93 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखें तो फिर 600 वर्ग किलोमीटर आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? आस्कोट वन्यजीव विहार में, ठीक है। अगला है हमारा
सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार जो है ये पौड़ी में स्थित है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में है और 1987 में इसकी स्थापना होती है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखें तो 301 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। सोना नदी वन्यजीव विहार का कुल क्षेत्रफल अगर हम बात करें कितना है, 301 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और ये हाथियों के लिए, ये बारहसिंगाओं के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथियों के लिए। बिनसर वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है? विंसर की बात करें तो यह अल्मोड़ा में स्थित है। 1988 में इसकी स्थापना होती है और अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 47 वर्ग किलोमीटर या फिर कहीं पर 47.07 वर्ग किलोमीटर भी दिया गया है, ठीक है। तो आपको दोनों याद रख सकते हैं या फिर आप केवल याद रखिए 47 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। अगला है और सबसे छोटा है मसूरी वन्यजीव विहार। अगर आपको पूछा जाएगा सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, वन्यजीव विहार कौन सा है, वो है मसूरी। इसकी स्थापना 1993 में होती है, देहरादून में ये स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो कुल 11 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, 11 या फिर कहीं पर होगा 10.82 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट ना याद रखें, अगर आप करीबी याद रख ले तो फिर आप टिक वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 11 के करीब है और सबसे छोटा विहार है ये, ठीक है। और पहाड़ी बटेर जिसको माउंटेन क्वेल है, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी बटेर बोलते हैं, वैसा नाम क्या है, माउंटेन क्वेल। इसको अंतिम बार भी इसी में देखा गया था, ठीक है। 1993 में इसकी स्थापना होती है। अगला बात करते हैं सबसे नवीन जो है, सबसे नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन्यजीव विहार कौन सा है, नंदौर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना होती है 2012 में। कहाँ स्थित है? नैनीताल प्लस चंपावत, ठीक है। तो नैनीताल और चंपावत की सीमा पर ये स्थित है। कहीं कहीं पर नैनीताल और उधम सिंह नगर भी है, ठीक है। तो पहले आप चंपावत पे देखें, अगर चंपावत नहीं है नैनीताल के साथ तो फिर आप उधम सिंह नगर को करें, ठीक है। लेकिन पहले आपको किसको देखना है कि ये चंपावत में है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आप परीक्षा वाणी में देखेंगे तो ऊपर दे रखा है उधम सिंह नगर के साथ है, नीचे दे रखा है बुक में ही वहीं पर कि ये चंपावत में है, ठीक है, नैनीताल के साथ चंपावत में है। तो आपको ये ध्यान रखना है नैनीताल में तो है ही, लेकिन पहले कहाँ है? चंपावत में। अगर चंपावत ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप उधम सिंह नगर पर देखें। क्षेत्रफल की बात करें 270 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। कहीं पर 269 भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों आसपास है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? केदारनाथ हमने बात करी, फिर है आस्कोट वन्यजीव विहार, फिर है गोविंद वन्यजीव विहार, सोना नदी वन्यजीव विहार, नंदौर, बिनसर और मसूरी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्रम है। सबसे बड़ा कौन है? केदारनाथ, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना था? आपको याद होगा 957 वर्ग किलोमीटर था लगभग, ठीक है। और मसूरी का कितना है? 11 वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे में आपको ध्यान में रखने हैं। अब बात करते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के बारे में। कौन कौन से हैं? कितने क्षेत्र हैं उत्तराखंड के अंदर? 4 क्षेत्र हैं, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो आसन वेटलैंड संरक्षण क्षेत्र जो है ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 2005 में इसकी स्थापना होती है। और इसका क्षेत्रफल की बात करें तो 440.40 वर्ग हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। किलोमीटर में नहीं है, यह आपको ध्यान में रखना है, हेक्टेयर में है। अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4.40 वर्ग किलोमीटर यह आ जाएगा, ठीक है। तो 4 किलोमीटर आप मान सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेक्टेयर में देखा है फिर आपको हेक्टेयर में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो 440 वर्ग हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है और 2005 में स्थापना होती है और देहरादून में स्थित है। अगला है झिलमिल झील आरक्षित। तो झिलमिल झील कहाँ स्थित है? झिलमिल झील आरक्षित क्षेत्र ये है हरिद्वार में स्थित है। इसकी स्थापना भी 2005 में होती है। क्षेत्रफल की बात करें तो 3783.50 वर्ग हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। किलोमीटर में देखें तो लगभग 37 किलोमीटर के करीब इसका कुल क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। आपको पूछा जाएगा इनमें से कौन सा संरक्षित क्षेत्र बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा है? झिलमिल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। तो पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी स्थापना 2012 में होती है और ये नैनीताल में स्थित है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये है नैनीताल में 2012 में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 5824.76 वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है। और अगर किलोमीटर में बात करेंगे फिर 58 किलोमीटर, लगभग 58 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल में। स्थापना होती है 2015 में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, 2015 में इसकी स्थापना होती है। नैना देवी
हिमालयाई बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में स्थापना होती है। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 21,224.56 वर्ग हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आपको हेक्टेयर में इसके क्षेत्रफल भी याद रखने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की, यानी कि जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की। अब जो मैं आपको शुरुआत में बात बता रहा था वो यहाँ पर आके आपकी थोड़ी सी क्लियर होगी। देखिए 1988 में क्या किया गया, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की, यानी कि हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं ना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी घोषणा कर दी गई, इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया। ठीक है, और इसी के अंदर से दोनों के दोनों, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और जो फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, वो दोनों नेशनल पार्क कहाँ हैं, इसी जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में की गई। कहाँ कहाँ फैला है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। ठीक है, देखिए आपको पता होगा पहले सबसे बड़ा क्या होता है, ज़्यादातर सबसे बड़ा होता है जैव मंडलीय क्षेत्र, फिर थोड़ा सा होता है जो नेशनल पार्क होते हैं, फिर होते हैं वन्यजीव विहार। ठीक है, इसी के अंदर आपको मैंने बताया कि दोनों थे, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इसी के अंदर थे। हो सकता है उस समय उन्होंने जब इसको जैव मंडल घोषित किया तो उन्होंने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर जानवरों की एंट्री पर बैन लगा दिया जो ग्रामीणों के थे। ठीक है, तो बस उसी के विरोध में वो अपने जानवर लेके वहाँ पर चले गए थे। ठीक है, तो ये ऐसे आपको ध्यान में रखना है। फैलाव कहाँ कहाँ है, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में है। अगर कुल क्षेत्रफल देखें तो 5,860.6 वर्ग किलोमीटर है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि लगभग 5800 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का, और इसी के अंदर स्थित है फूलों की घाटी और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी की स्थापना होती है 1982 में और इसकी स्थापना भी होती है 1982 में। लेकिन अब फूलों की घाटी को यूनेस्को की सूची में घोषित किया गया, कब शामिल किया गया, कब, 2005 में। इसी प्रकार नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में फूलों की जो यूनेस्को की सूची है उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। यूनेस्को में कब शामिल किया गया इसको, नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है 1988 में, और इसको किया गया 2005 में। ठीक है, अगला है महत्वपूर्ण वन लाइनर्स को देखते हैं, जो हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है उनको हम वन लाइनर की फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहला है हमारा, राज्य में वन पंचायत व्यवस्था की शुरुआत कब से हुई थी। तो राज्य में वन पंचायत जो व्यवस्था थी इसकी शुरुआत कब की गई, 1931 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वन पंचायत में कुल कितने सदस्य होते हैं, 9 सदस्य होते हैं, और उनमें कितनी महिलाएं होती हैं, 4 महिलाओं का होना उसमें अनिवार्य है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। महिलाओं हेतु संरक्षण आरक्षण कितना है यहाँ पर, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर 50% आरक्षण है, जो कि 2008 में बढ़ाया गया। उससे पहले 33% होता था सभी में, लेकिन इसके अंदर कितना है, 50%। एक और चीज़ फ्रेंड, शायद नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको घोषित किया गया है यूनेस्को की सूची में, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, 1988 में ही। अगला है, राज्य ने पौधरोपण नीति कब लागू की गई। तो राज्य के अंदर पौधरोपण नीति 6 जनवरी 2006 को लागू की गई थी, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य था। आपको पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले पौधरोपण नीति किसने लागू की थी, उत्तराखंड ने। कब की थी, 6 जनवरी 2006 को। अगला है, इको टास्क फोर्स का गठन कब किया गया। देखिए पूर्व सैनिकों को मिलाकर पर्यावरण के लिए, यह बोल सकते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव विहार है, इनकी सुरक्षा के लिए एक फोर्स का गठन किया गया, जिसको बोला गया इको टास्क फोर्स। इसका गठन किया गया 2008-2009 में। गोविंद वल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब हुई। तो इनकी स्थापना होती है 1995 को नैनीताल में। कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 4.693 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, अगला है, राज्य वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए राज्य वन्यजीव बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो होता है मुख्यमंत्री, पदेन अध्यक्ष होता है ये। ठीक है, आपको डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है पेपर में कि वर्तमान में राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जो उस समय मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के, वही राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। जैसे वर्तमान में अगर मैं पूछूं राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो होंगे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, अगला है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो ये कई बार हम देख चुके हैं, 1977 में। ठीक है, उसी प्रकार कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है 1982 में। ठीक है, टाइगर वॉच योजना की शुरुआत कब की गई। टाइगर वॉच योजना आई थी 1991-92 में, और स्नो लेपर्ड योजना ये आई थी 1990-91 में। ठीक है, तो आपको दोनों योजनाओं के बारे में याद रखना है। स्नो लेपर्ड योजना कब आई, 1990-91 में। टाइगर वॉच योजना 91-92 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो चैप्टर
6 था जिसमें हमने वन्यजीव से संबंधित को पढ़ा, उसका सेकंड पार्ट था, ये यहाँ पर ये खत्म होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और इसके अंदर जो बुग्याल बचे हैं वो अभी बचे हुए हैं, उसको जो इसका अगला चैप्टर है खनिज का, आपको पता है खनिज वाला चैप्टर थोड़ा छोटा चैप्टर है, तो उसी के साथ कंबाइन करके उसकी एक पूरी वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको जैसे ही चैनल पर कोई भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।